अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है गुलाम फरीद ने ग्लासगो, बरतानिया से। और वो कहते हैं मेरा जो ताल्लुक है पीछे से वो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद, जहां का एक छोटा सा इलाका जिसका नाम है गोजरा। उन्होंने अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर की है जिसको सुनाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा, आज के दौर में भी ऐसा बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है जिससे हम लाइल्म हैं। जब हमारे साथ कोई खुद से वाकया पेश आता है तो फिर हमें यकीन करना पड़ता है ऐसी माफूकुल फितरत मखलूक के ऊपर जिनको हमारी आंखें देख नहीं सकती। और जब तक किसी का पाला नहीं पड़ता तो दिमाग में कई तरह के सवाल जन्म लेते हैं। क्या वाकई ऐसी कोई मखलूक मौजूद है जिसको हम नहीं देख सकते या हमारे इर्द गिर्द मौजूद है? इस कहानी को सुनाने का मकसद भी यही है कि बहुत सारे लोग जब इस कहानी को सुनेंगे तो एक मैसेज भी उनको मिलेगा, ताकि जिंदगी में कभी भी किसी के साथ ऐसा होने लगे तो ऐसी कहानी को जो सुन चुका होगा वो अलर्ट होगा। वो कहते हैं मैं गोजरा में रहता था जो फैसलाबाद के साथ है। वहीं पे हमारी एक रिश्तेदार थी, अक्सर हमारे घर आती। वो इंतहाई नेक, इंतहाई ऐसी नमाजी परहेजी खातून थी जिनका लिबास, उठना बैठना, हर वक्त तस्बीह, जिनको देख के लगता था कि वो वाकई कोई अल्लाह वाली हैं। मेरी उम्र इतनी कम थी उस वक्त, मुझे होश तो नहीं था, लेकिन घर वाले बताते हैं कि उन दिनों में मैं बीमार सा रहता था। और मैं जब भी बीमार होता तो उन्हीं अल्लाह वाली जो हमारी रिश्तेदार थी उनको दिखाया जाता तो वो एक कागज कलम उठाती, उस पर कोई तावीज लिखती और तावीज मुझे पानी में घोल कर पिला दिया जाता। गुलाम फरीद भाई, मैं माजरत खां हूं, आपने स्टोरी में मेंशन नहीं किया कि आपका नाम ओरिजिनल बताना है और गोजरा, फैसलाबाद और आप इस वक्त बरतानिया में हैं, ये रियल बताना है या नहीं, आपने मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं इसको रियल ही मैंने मेंशन कर दिया है। वो कहते हैं पहला वाकया मेरे साथ उस वक्त हुआ जब हमारे इलाके में एक चोरी हो गई। ये एक ऐसी स्टोर कह लीजिए जहां पे गंदम की बोरियां रखी हुई थी। और वहां पे जब काफी ज्यादा गंदम की बोरियां चोरी हो गई तो उस वक्त जहां इधर उधर से मालूमात हासिल की गई तो वहीं उनको पता लगा एक साहब ऐसे हैं जो एक ऐसा इल्म जानते हैं कि अगर उनके सामने किसी बच्चे को बिठाया जाए तो वो बच्चा मूवी की तरह, फिल्म की तरह सब कुछ देखना शुरू कर देता है और आपको बता देगा कि चोर कौन है। यूं दोनों वो आमिल साहब को ढूंढ लिया गया और वो कहते हैं पता चला फलां जगह पे वो बैठते हैं। उन्होंने एक ऐसे बच्चे के लिए कहा जिसकी उम्र एक खास उम्र हो और उस बच्चे को लेके आया जाए। यूं ढूंढते ढूंढते वो लोग मुझ तक पहुंच गए। गुलाम फरीद कहते हैं मुझे वो अपने साथ लेके गए। एक बैठक सी बनी हुई, पुरानी सी बैठक, जैसे पाकिस्तान बनने से पहले काफी ऐसी बिल्डिंग थी जिनको देख के ही अंदाजा हो जाता था बहुत पुराने दौर की बनी हुई। कलर भी उसके अंदर अजीब सा था, उस बिल्डिंग का माहौल भी अजीब सा था। मैं छोटा था लेकिन आज भी वो सारा मंजर मुझे याद है, अजीब व गरीब सा थी वो बिल्डिंग। उस हम बैठक में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, काला स्याह, अजीब सा उसका हुलिया था। वो आकर बैठ गया।
ये बच्चा है? उसने आते ही पूछा। उन्होंने कहा, जी यही है। जब मुझे बुलाया गया था तो मेरे वालिदैन को इस बात का इल्म नहीं था। यकीनन सी बात है, मोहल्ले में बहुत सारे लोग थे, मैं भी बच्चा था, वो जानते थे। उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। बड़ों के एहतराम में मैं उनके साथ चला गया। उसे मुझे कहा, आंखें बंद करो और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख दो और इस अंदाज में बैठो जैसे कोई आलती पालती मार कर बैठा है, जिसको पंजाबी में कहते हैं चौकड़ी मार कर बैठना। मैं चौकड़ी मारकर बैठ गया, हाथ मैंने अपने घुटनों पर रख दिए। उसने कहा, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली। उस सामने बैठे हुए शख्स ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो क्या पढ़ रहा था उसकी आवाज तो किसी को नहीं आ रही थी, लेकिन उस कमरे के अंदर मुख्तलिफ सांसों की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। उस कमरे के अंदर रोशनी को भी इस अंदाज में रखा गया था कि बहुत ज्यादा उजाला ना हो, कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी हो और हल्का हल्का अंधेरा हो। कुछ देर वो पढ़ता रहा और उसके बाद मुझसे मुखातिब हुआ, बच्चे तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मेरी आंखें बंद थीं और बंद आंखों के आगे सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। काफी देर इस दफा पढ़ता रहा और उसके बाद जब मेरी आंखें उसी तरह मुसलसल बंद थीं कि एकदम से मेरी आंखों के आगे ऐसे मंजर जारी हो गया जैसे आप ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। मैं एक ख्वाब की सी कैफियत में था। मैं भूल चुका था मैं कौन हूं, मैं कहां बैठा हूं, मेरे इर्द गिर्द कौन है। कोई सामने बैठा पढ़ रहा है। मैंने देखा मैं एक अजीब सी जगह पे हूं। खेतों वाली कोई जगह सी है, दूर कहीं पानी भी है, एक जगह पे नहर भी बह रही है, लहलहाती फसलें भी हैं। इस मंजर को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मैं इसको पहली दफा देख रहा था। ये कैसा अजीबोगरीब सा मंजर था। बज़ाहिर तो एक खेत, लहलहाते खेत, पानी, दरख्त, चिड़ियां, परिंदे, सब कुछ था, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि तभी मैंने देखा उन दरख्तों के झुंड में से कोई चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। पहले तो मुझे महसूस हुआ कोई दरख्त ही चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि कदो कामत में वो जो भी था दरख्त से भी ऊंचा था। तो मुझे यही महसूस हुआ कोई दरख्त है जो चलना शुरू हो गया है, लेकिन वो दरख्त नहीं चल रहा था, वो ऊंचे कदो कामत वाला था। कौन था मैं नहीं जानता, बट वो चलते चलते बिल्कुल जब मेरे सामने आया तो वो इतना बड़ा था और इतना खौफनाक कि मैंने जिंदगी में इससे बड़ी जिसामत नहीं देखी थी। यानी उसका कद एक दरख्त, जो ऊंचा दरख्त होता है, ऊंचे दरख्त से भी लंबा उसका कद था, और जिस तरह वो लंबा था उसी तरह उसका जिस्म भी चौड़ा था। उसके वजूद पर कुछ भी नहीं था, काला स्याह उसका वजूद था। बाजू उसके इंतहाई पतले पतले से थे और इतने बड़े बाजू थे कि उसके बाजू नीचे जमीन तक आ रहे थे। सर आम इंसान से काफी बड़ा सर था। एक अजीबो गरीब मखलूक। वो दूर से मुझे ऐसा नजर आ रहा था, लेकिन वो सर जैसे ही मेरे करीब आया तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि आंखें बंद किए हुए इस मंजर को देखते हुए, जब उस भयानक वो जिन था, वो भूत था, वो कौन था, जब वो मेरे बिल्कुल सामने आया तो कान उसके लंबे इस तरह थे जैसे सींग होते हैं, और उसकी आंखें इतनी खौफनाक थीं, काली स्याह आंखें, और पूरा चेहरा इतना भयानक था कि मैंने चीख मारी और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। वही रिश्तेदार, वो शॉप वाले सारे मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। मुझे होश में आता देख के खुदा का शुक्र अदा करना शुरू हो गए। डॉक्टर ने कहा, अब ये बच्चा ठीक है। मुझे उन्होंने बताया कि तुम डर गए थे। क्या हुआ था कि एकदम से तुम बैठे हुए थे कि एकदम से तुम्हारा जिस्म हिलना शुरू हुआ, कांपना शुरू हुआ, और उसके बाद तुमने एक चीख मारी और पीछे की तरफ गिरे और बेहोश हो गए।
और हम तुम्हें अस्पताल लेकर आए। और मैंने उनको वो सारा मंजर बता दिया कि मैंने किस तरह का मंजर देखा था, जो मेरे सामने आया था वो बहुत ही भयानक था और उसको देखकर मैं शायद डर गया था और डरने की वजह से बेहोश हो गया था। उन्होंने मुझे पैसे वगैरह दिए कि घर वालों को मत बताना, क्योंकि वो डर गए थे कि घर वालों की परमिशन के बगैर ही एक बच्चे को लेकर चले गए थे और उनको भी था कि घर वाले भी डांट सकते हैं, जी हमारा बच्चा बेहोश हो गया, क्यों लेके गए थे आप। खैर मुझे पैसे वगैरह दिए, मैं चला गया। जो खौफनाक अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, उससे पहले ये वाली बात जो अभी मैंने बताई है तो याद रखिएगा, ये भी एक आप लोगों के लिए नसीहत है मेरी। कोई भी ऐसा शख्स जो किसी बच्चे को सामने बिठाए पानी के ऊपर पढ़ाई करे, कुछ लोग कहते हैं इस पानी के अंदर देखते रहो, बहता हुआ जो पानी होता है, बहते हुए पानी के अंदर कहते हैं देखते रहो, साकित पानी, रुका हुआ पानी, उसके अंदर कहते हैं देखते रहो, नाखून इस तरह कर लेते हैं बच्चों, कहते हैं इस नाखून के अंदर देखते रहो, आंखें बंद करके। ऐसी कोई सिचुएशन जब बच्चे को बिठा के दिखाया जाए तो याद रखिएगा ये एक शैतानी अमल है और इसमें बच्चा जो भी बताएगा वो गलत बताएगा, क्योंकि बच्चा गलत नहीं बता रहा होता, उसको जो शैतानी मखलूक दिखाती है वो वही जुबान से बयान कर देता है, लेकिन वो शैतानी मखलूक ही जान के किसी और का नाम लेती है ताकि लड़ाई झगड़ा बढ़े, फसाद बढ़े। और अगर वो ये शख्स कहे कि ये नूरानी अमल है तो वो झूठ बोल रहा है, ये सिफली अमल है, यानी काले जादू ही समझ लीजिए। ये एक नापाक और शैतानी अमल है, इससे बचना चाहिए। जो किसी भी ऐसे शख्स के पास जाएगा वो भी गुनहगार कहलाएगा, करने वाला तो ऑलरेडी गुनहगार है, वो काला जादू कर रहा है। तो हमेशा ऐसे लोगों से जो इस तरह देख के बचाते हैं, क्योंकि इस तरह का अमल कहीं पे भी आप किसी भी मजहब में देख लें तो आपको नहीं मिलता। खैर कहानी की तरफ चलते हैं। गुलाम फरीद कहते हैं हम स्कूल में जब पढ़ते थे, उम्र तकरीबन हमारी 13-14 साल या 15 साल के करीब होगी। उन दिनों में जून जुलाई में जब छुट्टियां होती थी तो स्कूल के वो जो बड़े स्टूडेंट होते थे उनके मुकाबले होते थे और मुकाबलों के लिए असातिज़ा और वो स्टूडेंट जो मुकाबलों में हिस्सा ले रहे होते थे उनको दूसरे गांव जाना होता था मुकाबलों के लिए। तो बाकायदा उस दौर में बस अरेंज की जाती थी। उस बस के अंदर जहां तमाम उस्ताद और वो तालिब इल्म जो किसी भी मुकाबले में हिस्सा ले रहे होते थे वो सवार होते, बाकी वो तालिब इल्म होते जो किराया भर सकते थे। उस वक्त किराया तकरीबन 5 से 10 रुपए के बीच में होता था। गुलाम फरीद कहते हैं मैं एक ऐसे खानदान से था कि 5 से 10 रुपए किराए की मद में मैं नहीं दे सकता था, वैसे तो थे, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि हम भी चलते हैं इनके साथ, किराया नहीं देंगे, जो थोड़े बहुते जेब में पैसे हैं उससे हम वहाँ पे खाएंगे पिएंगे। और क्योंकि जहाँ पे इस तरह के मेले ठेले लगते थे, मुकाबले होते थे, वहाँ पे खाने पीने का भी एहतमाम किया जाता था। यूं घर वालों को हमने बता दिया जी हम भी स्कूल के साथ दूसरे गांव जा रहे हैं, बस जा रही है, हम रात को आएंगे। हम 5 दोस्त, जिसमें गुलाम फरीद कहते हैं मैं, जमील, तसद्दुक, शाहिद, शहबाज और अरशद, हमने प्रोग्राम बनाया कि हम बस की छत पर चढ़ जाएंगे या पीछे बसों पे लटक के भी लड़के खड़े हो जाते थे। आज भी गांव के अंदर आप जाएं तो बस की जो बैक वाली साइड होती है उस पे लड़के लटके होते हैं। तमाम असातिज़ा और पहलवान या जो मुकाबले में शिरकत करने वाले तालिब इल्म थे वो सवार हो गए। हम भी भाग के पीछे खड़े हो गए, छत पे भी बैठ गए। बस वहां पहुंच गई। वहां पहले से ही एक मेले का सा सामान था, वहां उस गांव के लोग भी शामिल थे, दूसरे गांव से और भी कई बसें आई थी, वहां पे मुकाबले होने थे। यूं तमाम लोग उस भीड़ भाड़ में शामिल हो गए, जहां एक बहुत बड़ा सा मैदान था, जहां पे खाने पीने का भी किसी जगह पे सामान था। एक साइड थी मखसूस जहां पे खाने पीने का भी सामान था, दूसरी जगहों पे मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे थे। जैसे पहलवानी के भी मुकाबले होते हैं, फुटबॉल का मुकाबला होता है, वॉलीबॉल का मुकाबला होता है, ऐसे मुख्तलिफ खेल। हमने सारा दिन एंजॉय किया।
जेब में जो पैसे थे उससे हमने खाया पिया और फिर शाम होने लगी। ऐलान किया गया कि बस जाने को तैयार है। हमारे स्कूल का नाम लिया गया। उस स्कूल के जितने भी तालिब इल्म इस बस के साथ आए थे वो सब के सब वापस बस पर सवार हो जाएं, बस रवानगी के लिए तैयार है। इस अनाउंसमेंट के साथ मुख्तलिफ अनाउंसमेंट हो रही थी। हर बस जो दूसरी जगह से आई थी वो अपनी अपनी अनाउंसमेंट कर रही थी ताकि जो सवारियां थी उसकी वो बैठे और वापस जाएं। हमारी भी बस की तरफ लोग जाना शुरू हो गए। हम में से जो बड़ा था जमील, वो बोला, यार रुक जाओ, साथ ही मेन रोड लगती है, वहां से और भी कई बसें चलते हैं, हम चले जाएंगे। वैसे भी हमारे पास स्टूडेंट कार्ड तो बना हुआ है, पैसे तो हमारे लगने नहीं, किराया लगना नहीं, हम स्टूडेंट है तो उससे चले जाएंगे, इनको जाने दो। हमने परेशान होकर पूछा कि यार बस मिल जाएगी, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, कोई इशू नहीं है, हम आराम से चलेंगे। यूं बस के अंदर लोग सवार हुए, बाकी बसों के अंदर भी सवार हुए, क्योंकि अंधेरा जूं जूं बढ़ता जा रहा था। सबकी ख्वाहिश ये थी, अगर कोई दुकान लगा के बैठा था, कोई रेडी लगा के बैठा था, वो अपना सामान पैक कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। हमारी आंखों के सामने ही जहां लोग बसों में सवार हो रहे थे, वहीं तमाम ठेले रेडी जो कुछ भी था वो पैक होके वापसी की तरफ जा रहे थे। यूं वो मैदान आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हो गया। हमारे देखते ही देखते पूरा मैदान खाली हो गया, क्योंकि अब उस चांद की रोशनी में हम देख सकते थे कि सिर्फ हम मौजूद हैं और कोई भी नहीं है। हम एक तरफ चलते चलते आगे बढ़ रहे थे और शायद उसकी वजह थी, हमें दूर कुछ नजर आया था। जैसे ही चलते हुए हम उस जगह पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक मदारी जिसने पगड़ी सर पे पहन रखी है, धोती बांध रखी है और ऊपर कमीज पहनी है और एक चादर सी लपेट रखी है अपने ऊपर। जैसे खवातीन चादर लपेट के रखती हैं, ऐसे ही उसने चादर लपेटी हुई है, काली और ऑरेंज रंग की, माल्टे कलर की। और उसके सामने कुछ 3-4 लड़के बैठे हुए हैं। पुराने वक्तों में जहां मेले ठेले लगते थे वहां पे मदारी भी आते थे, बीन बजाते थे। सामने कई पटारियां रखी होती थी, उन पटारियों के अंदर सांप होते थे। सांप को बच्चों को बड़ों को देखने का शौक होता था। बीन बजा के वो पटारी का ढक्कन खोल देते और उसमें फन फैलाए सांप बैठा होता और उस मजमे को इकट्ठा करने के लिए उसी सांप का या किसी और जानवर का, बंदर का डुगडुगी बजा के तमाशा दिखाने के लिए वो मजमा सा लगाते थे। वक्त के साथ ये लोग भी खत्म हो गए। जैसे ही हम उस जगह पे पहुंचे, वो जो 3-4 लड़के उसके सामने बैठे थे, हमारे करीब पहुंचते ही वो अपनी जगह से खड़े हो गए। शायद उस मदारी ने उनको कुछ ऐसा कहा था जो हम सुन नहीं सके थे हमसे पहले ही, कि जाने के लिए कह दिया था या क्या कहा था, कि वो चलते हुए वहां से चले गए। यूं हम वहां जैसे ही पहुंचे उसने हमें कहा बैठ जाओ। अब सब जा चुके हैं उस जगह पे, उस मदारी के सामने जो 3-4 लड़के थे वो भी चले गए और हम दोस्त वहीं पर बैठ से गए। पहले तो उसने आंख भर के हम सबको देखा और हम जाते ही जिस बात पे हैरान हुए थे, आज भी उस लम्हे को नहीं भूल सकते कि वो बैठा हुआ शख्स जो जमीन पर बैठा था, बैठे हुए उसका कद 4-5 फुट या 6 फुट तक कह लीजिए लंबा था। इंसान खड़ा होता है तो उसका कद 5 फुट 8 इंच या 6 फुट का होता है। वो बैठे हुए 5-6 फुट का लग रहा था। इतना लंबा, हमने इससे पहले इतना लंबा शख्स नहीं देखा था। और वो बहुत चौड़े जिस्म का मालिक था। उसका चेहरा भी ऐसा था जैसे 2-3 चेहरों को आपस में मिला दिया जाए तो जितना बड़ा चेहरा बनता है, 2-3 चेहरों को आपस में इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ा चेहरा बनेगा, इतना बड़ा उसका चेहरा था। चादर भी अजीब अंदाज में उसने लपेट रखी थी। उसकी चेहरे पे सिर्फ सफेद आंखें नजर आती थी, वरना वो इतना काला स्याह था कि जब वो मुंह खोलता तो दांत सफेद नजर आते थे। बाकी इतना काला स्याह हमने कभी नहीं देखा था।
पहला शख्स था जो इतना काले काले इंसान देखता ही है, हमने भी देखे थे, वो कहता है, लेकिन वो इतना काला स्याह था कि सिवाय आंखें और दांत के कुछ भी नजर नहीं आता था। लेकिन उस जगह पे पहुंचते ही जो पहली चीज हम पे असरअंदाज हुई थी वो था एक ऐसा जादू, एक ऐसा सहर, एक ऐसा हुक्म, जैसे हम उसके कंट्रोल में चले गए थे। जैसे ही उसने इशारा किया बैठ जाओ, हम खुद ब खुद बैठ गए। वरना जब एक इंसान कहीं पहुंचता है चौंक जाता है, इतना बड़े चेहरे वाला, इतने बड़े जिसामत वाला, बैठा हुआ भी 6 फुट का इंसान, ये इंसान तो हो नहीं सकता, ये क्या बला है, ये कैसा मदारी है। लेकिन हम उसके शहर में चले गए थे, जादू में चले गए थे। हम नीचे बैठ गए। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें इम्तिहान में पास होना है ना, चाहते हो ना इम्तिहान में पास हो जाओ बगैर मेहनत किए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। पैसा चाहिए, हर बंदे को पैसा चाहिए होता है। तुम्हें पैसा चाहिए, मैं तुम्हें बेइंतहा पैसा दे सकता हूं। तुम अमीर कबीर हो जाओगे, तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा तुम चाहते हो। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर होगा, एक नहीं कई गाड़ियां होंगी, उस घर के अंदर कई मुलाजिम होंगे। वो 1 मंजिला नहीं 2-3 मंजिला घर होगा। जैसा घर, जितना बड़ा घर तुम चाहोगे उतना बड़ा घर मिलेगा, और एक नहीं जितनी गाड़ियां चाहोगे, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। अब हम बड़ी उम्र के तो थे नहीं, घर गाड़ी बंगला उस वक्त इतने शौक होते नहीं, यही होता है इम्तिहान में पास हो जाएं, पैसा हो। तभी वो बोला, एक एक को देखते हुए बोला, बताओ मुझे, तुम्हें परियां चाहिए? ये उम्र ही ऐसी होती है, उसमें बच्चा कहानियां पढ़ता है। आज तो लोग नहीं पढ़ते, उस वक्त तो उम्र यार की जंबील होती थी, टार्जन होता था, इमरान सीरीज थी, कई कहानियां थी। उसमें कोहकाफ का जिक्र, यहां कोहकाफ का जिक्र आता था तो उसी कोहकाफ में परियों का जिक्र भी आता था, जिन भूत का भी जिक्र आता था। हमारा जो बचपन गुजरा है कहानियां गुजरते हुए पढ़ते हुए, जिस तरह, क्योंकि वो मेरे तकरीबन हम एज ही हैं, उन्होंने अपनी जो एज बताई है गुलाम फरीद ने। कोहकाफ और कोहकाफ से परियां, जिन भूत, ये सब परियों का कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसी हसीन और जमील लड़की होती है जो बहुत स्मार्ट सी, स्लिम सी, खूबसूरत सी, उसके बड़े बड़े पर होते हैं और इतनी खूबसूरत होती है कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई खूबसूरत भी नहीं होती। और वो उड़ती है, ना सिर्फ वो उड़ती है अपने परों के साथ, बल्कि वो ऐसी ताकत भी रखती है कि आपके ऊपर जो आप मुंह से निकालें ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। उसके पास पैसा भी होता है, उसके पास जेवरात भी होते हैं, आप कुछ भी कहें। उसके हाथ में एक छड़ी होती है, वो अपनी छड़ी को ऐसे हल्का सा घुमाती है तो उस छड़ी के घुमाते ही वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाती है। मुख्तलिफ कार्टून में, मुख्तलिफ स्टोरीज में, आज भी शायद बच्चे पढ़ते हो, एक स्टार आगे बना होता है और हाथ में उसकी छड़ी होती है, मुझे फलां चीज़ चाहिए, वो छड़ी ऐसे घुमाती है, उसी लम्हे वो चीज़ सामने आ जाती है। तो हम बच्चे थे, परियों का कॉन्सेप्ट था कि अगर परी मिल गई तो हमारी आंखें चमक उठी परी के जिक्र से। इम्तिहान में पास होना, दौलत मिल जाएगी, ये सब ठीक लगा, लेकिन परी का जिक्र ऐसा था, हम बेइंतहा खुश हो गए। परी, खूबसूरत सी लड़की, और हम जो मुंह से निकालेंगे वो अपनी छड़ी को घुमाएगी, हमें मिल जाएगा। हमने गर्दन हिला दी, हाँ परियां चाहिए, सबको परियां मिलेंगी, एक एक परी सबको मिलेगी। और हमने गर्दन घुमा दी, यकीनन खुश हो गए, हाँ चाहिए। तभी उसने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पढ़ना होगा, तुम्हें भी कुछ मेहनत करनी होगी। तुम्हें मैं एक पढ़ने के लिए बताऊंगा, अगर वो तुमने पढ़ ली और रोज पढ़ते रहे तो फिर तुम्हारे पास सब कुछ होगा, परी भी होगी, परी छड़ी घुमाएगी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, दौलत, पैसा, खाना पीना, जो चाहोगे मिलेगा। इम्तिहान में तो तुम बैठे रहोगे, तुम लिखोगे भी कुछ नहीं, वो परी ही तुम्हारे कागजों को भर देगी, परी तुम्हें फर्स्ट पोजीशन लेकर देगी, फर्स्ट आओगे तुम, सब कुछ परी करेगी, कोई देख भी नहीं सकेगा, वही परी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी मुलाजिम बनके, जो मुंह से निकालोगे वो वही करेगी। वहां बैठे हुए हमारे दिमाग में ही ये कॉन्सेप्ट आ गया, हर लम्हे पर ही जो कहेंगे वो ही उसी लम्हे पूरा कर देगी। हां, हम पढ़ने को तैयार हैं। तभी उसने कहा, ठीक है रुको। उसी लम्हे उसने बीन अपनी उठाई, जो सांप को पकड़ने के लिए जोगी, ये मदारी है लेकिन जोगी वाली उसने बीन अपने
पास रखी हुई है, उसने बीन को उठाया है और बीन बजानी शुरू कर दी है। बीन काफी देर वो बजाता रहा है। बीन बजाते बजाते उसने पटारी का ढक्कन खोल दिया है। हम इस उम्मीद में थे कि इस पटारी से सांप निकलेगा। आगे 5-6 ये काफी ज्यादा जो पटारियां पड़ी थीं वो बंद थीं। शायद वो अपना मजमा खत्म होने की वजह से पटारियों को बंद कर चुका था। जब उसने काफी देर बीन बजा ली तो तभी उसने एक हाथ से बीन पकड़ी हुई थी, वो बीन बजा रहा था, दूसरे हाथ से उसने पटारी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही पटारी का ढक्कन खोला, अंदर से कोई सांप ना निकला। हम सब दोस्त पटारी पे आंखें टकाए बैठे हुए थे कि उसने पटारी में हाथ डाला तो एक चांदी का सिक्का, और वो तकरीबन 4 इंच बड़ा था। यानी एक उंगली जो होती है ये 3 इंच की होती है, 4 इंच इससे भी बड़ा कर लीजिए, इंसानी उंगली से भी बड़ा, गोलाई में वो 4 इंच बड़ा था और भारी था। उसने उस पटारी में से वो गोलाई में 4 इंच बड़ा और काफी भारी भरकम वो एक चांदी का सिक्का उठाया। अब सिक्का उसके हाथ में है और वो बीन बजाते बजाते रुक गया है। जैसे सिक्का उसके हाथ में आया है, उसने आंखें बंद की हैं और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। वो जंतर मंतर तंत्र क्या पढ़ रहा है कोई नहीं जानता। वो पढ़ता रहा है। पढ़ते पढ़ते उसने वो मुट्ठी बंद सी की है और आंखें खुली हैं तो वो भयानक सी आंखें हो गई। वो जो सफेद सी आंखें चेहरे पर नजर आती थी, उसने वो हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया है। गुलाम फरीद से कहा है, इसे अपने मुट्ठी में बंद कर लो। वो जैसे ही चांदी का बड़ा सा भारी सा सिक्का उसके हाथ में गया है तो वो कहता है, इतना गर्म था कि मेरा हाथ लगे जल जाएगा। जैसे ही मेरे हाथ पे वो सिक्का आया, अभी मुट्ठी बंद करना तो दूर की बात थी, सिक्का रखा गया और उसकी गर्माइश, तपिश इतनी ज्यादा थी कि मैंने फेंक दिया। साथ ही उसने साथ बैठे दोस्त से कहा, तुम उठाओ इस सिक्के को। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चांदी तो हम जानते थे कि ये चांदी का सिक्का है, वो हमें बता भी चुका था, ये चांदी का सिक्का तुम्हारे लिए है, जो इसको उठा लेगा ये उसी का है। मेरे दूसरे दोस्त ने हाथ बढ़ाया, चांदी के सिक्के को जैसे ही पकड़ा, लेकिन उसी तरह उसे भी करंट लगा। गर्म होने की वजह से उसने भी सिक्का फेंक दिया। बारी बारी सब उस सिक्के को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिक्का कोई भी ना उठा सका। आखिरी बारी थी जमील की, जो हमसे बड़ा और समझदार भी था। जमील ने जैसे ही उस सिक्के को डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया तो उसने अपनी मुट्ठी में उसको जैसे ही बंद किया तो हम ये देख के हैरान रह गए, जमील को कुछ भी नहीं हुआ था। उस सिक्के ने उसके हाथ को नहीं जलाया था। और जब उसने उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया तो वो शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुराया और बोला, अब इस सिक्के को अपनी जेब में डाल लो। जमील ने उस सिक्के को जो मुट्ठी में बंद किया हुआ था अपनी साइड वाली जेब में डाल दिया। तभी वो बोला, अब तुम सब इस लाइन को मेरे साथ दोहराओ। एक अजीब ही मंत्र था, जंतर था, तंत्र था। उन्होंने कुछ लफ्ज बोले भी हैं, लेकिन वो कहानी में बताते हुए भी डर रहे थे कि मैं इस वक्त भी नहीं पढ़ना चाहूंगा इन लफ्जों को। 2-3 छोटी सी लाइनें थी। उन्होंने उस मदारी कह लीजिए, बैठा हुआ 6 फुट लंबा इंसान, हैवान या जो भी कह लीजिए, उसके पीछे पीछे उस शैतानी आयात लफ्जों को, नऊज़ुबिल्लाह, शैतानी लफ्जों को पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो एक लाइनें पढ़ रहा है और हम सारे बैठे उसके सामने वो लाइनें पढ़ी जा रहे हैं। और हम जैसे ही लाइनें पढ़ चुके तो उसके मुंह से एक आवाज आई, बस आज के बाद तुमने रोजाना इसको पढ़ना है और भूलना नहीं है। तुम सब ने बैठ के पढ़ना है, समझ आ गई? हमने कहा जी समझ आ गई। तो एकदम से बोला, उठो तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। शायद अंधेरा और फैल गया था। हम एक दूसरे की तरफ देख के उठने ही लगे थे
कि एकदम से हैरान हो गए। उसका तो काफी सामान था जो नीचे बिखरा हुआ था। जब कोई मदारी किसी जगह पे मजमा लगाता है तो सबसे नीचे एक कपड़ा बिछाता है, उस कपड़े के ऊपर अपनी पटारियों को रखता है, अपनी वो एक गोदड़ी हम बोलते थे सराइकी में उसको, एक कपड़ा सा बांधा होता है जिसके अंदर वो अपना सारा सामान डालता है, चीज़ें डालता है, और वो पूरा बांध के पीछे उसको लटकाता है। वो काफ़ी ज़्यादा था, उसको लपेटने में, अपनी तमाम चीज़ों को बंद करने में उसको टाइम लगता। लेकिन जैसे ही उसने हमें कहा तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, उठो और जाओ, ये जैसे उसने लाइन कही और हम एक दूसरे की तरफ देख के उठना शुरू हुए तो हमने क्या देखा कि वो अपना सारा सामान पैक भी कर चुका है और वो मुड़ भी चुका है। यानी ना सिर्फ वो पैक कर चुका था, पैक करके सारा सामान अपने कपड़े के अंदर बंद करके उसकी एक गठड़ी सी बना के उसके पीछे डाल के वो मुड़ भी चुका था जाने के लिए, 2-3 कदम शायद चल भी चुका था जाने के लिए। और हम हैरान रह गए, इतनी जल्दी उसने कैसे सामान को पैक किया और अब वो जा भी रहा है। हम हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वो देखते ही देखते हमारी आंखों से ओझल हो गया। अब इस पूरे ग्राउंड के अंदर हम अकेले रह गए थे, अंधेरा हो गया था, लोग तो पहले ही जा चुके थे। तो एकदम से जमील की आवाज आई, चलो अब किसी बस के जरिए हमें घर पहुंचना है। हम चलते हुए मेन रोड तक आ गए, बस मिल गई, हम उस पर सवार हुए। स्टूडेंट का हमने कह दिया, किराया हमारा बच गया और हम अपने गांव पहुंच गए। क्योंकि अब बड़ी उम्र के तो हम थे नहीं, नौजवान थे, 14-15 साल उम्र, तो लेट हो गए थे। लेकिन घर वालों को ऑलरेडी बताकर गए थे कि हम लेट आएंगे, इसलिए हम जब घर पहुंचे तो किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कि इतनी देर से क्यों आ रहे हो, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जो बाकी स्कूल की बस थी वो तो जल्दी पहुंच गई थी। खैर, हम अपने अपने घर में पहुंच गए और लेट गए। उसके बाद फिर वही हमारी रूटीन, क्योंकि हम सारे दोस्त जो उन्होंने नाम गिनवाए हैं एक ही मोहल्ले में रहते थे, दूर दूर घर तो नहीं थे, मोहल्लों में ही रहने वाले लड़के थे और इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे, दोस्त भी थे। तो रोजाना शाम होते ही हम इकट्ठे हो जाते, स्कूल जाते, स्कूल से वापस आके घर, और जैसे ही शाम होती हम सब इकट्ठे हो जाते और वहीं मोहल्ले में बैठते, खेलते, बातें करते। हम जब वापस आए थे उसने हमें क्या कहा था, हमारी उससे क्या बात हुई थी, हमें सब कुछ भूल गया था, कुछ भी याद नहीं था। शायद कुछ दिन गुजरे थे, हम मोहल्ले में शाम का टाइम खेलने के लिए बाहर निकल आए। मोहल्ले में हलचल थी, लोग आ जा रहे थे, लोग बातें भी कर रहे थे, जिस तरह एक मोहल्ले में हलचल होती है, चहल पहल होती है। तो एकदम से ऐसा लगा जैसे अंधेरा सा हो गया हो। अंधेरा तो रोज ही होता था, लेकिन आज कुछ ऐसा अंधेरा सा हो गया हो जो बाकी रातों से ज्यादा हो। और जैसे ही अंधेरा हुआ हमने इधर उधर देखा, हम एक जगह पे बैठे हुए थे एक थड़े पे, कि देखा गली के अंदर कोई भी नहीं है सिवाय हमारे, हम बैठे हुए हैं। तो एकदम से एक दोस्त बोला कि यार आज ज्यादा घुप अंधेरा नहीं हो गया। और जैसे ही ये लाइन बोली गई, ज्यादा घुप अंधेरा नहीं हो गया, तो उसी वक्त हमें महसूस हुआ हमारे सरों के ऊपर एक बहुत बड़ी चादर जैसे किसी ने डाल दी हो। सर को टच नहीं हो रही, चादर एक सरों पे डाल दी जाती है, सर पे टच होती है, सरों को टच नहीं हो रही, लेकिन सरों के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से शायद घुप अंधेरा हो गया है। हमने जैसे ही ऐसे ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखते हैं, एक 8 से 10 फुट लंबा इंसान हमारे सामने खड़ा है। और उसको देखते ही हमने पहली निगाह में उसको पहचान लिया, ये कोई और नहीं, वही था जिसको तो हम भूल बैठे थे। वो हमारी गली में कैसे पहुंच गया, वो तो किसी और गांव में था और वहां से वो चला गया था। जैसे हमने उसको एकदम अपने सामने देखा तो उसकी आंखें जो सफेद थी, जो उसके दांत सिर्फ सफेद थे और बाकी चेहरा तो काला स्याह था। बैठे हुए जो 6 फुट का था, आज वो खड़े हुए 8-10 फुट का था। एकदम गुस्से से बोला, हाँ सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया। वो कहता है जब हमें सिक्का उसने दिया था, चांदी का सिक्का देने के बाद उसने कहा था उठो तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, तो उसके हाथ खाली थे।
उसने जेब में हाथ नहीं डाला था, उसके खाली हाथ थे, लेकिन उसने हाथ आगे बढ़ाया था तो उसके हाथ में 100 रुपए का नोट था। उसने एक नोट गुलाम फरीद को दिया, एक नोट शोबाज को दिया, एक नोट जमील को दिया, एक नोट तसद्दुक को दिया। सबको उसने 100-100 रुपया भी दिया था। उस वक्त 100 रुपए की बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू थी। सबको उसने 100-100 रुपया भी दिया था। और हम लोग खुशी खुशी आए थे कि यार 100-100 रुपया मिल गया, ये बंदा हमें दे सकता है। चांदी का वो बड़ा सिक्का तो जमील के पास था, बाकी सबको 100-100 रुपया मिला था। अब वो हमारे सामने खड़ा था और गुस्से से बोल रहा था, मैंने क्या कहा था तुम लोगों से कि तुम लोगों ने रोज पढ़ना है, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? हम एकदम से घबरा गए। हम तो भूल ही गए थे, कोई बंदा मिला था, उसने 100-100 रुपया दिया था, पढ़ने के लिए भी कहा था। वो हमें वो जो लाइनें थी वो तो याद थी, लेकिन हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो वो बोला, बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। क्या तुम्हें परियां नहीं चाहिए? क्या तुम्हें अमीर नहीं बनना? और मैंने तुमसे कहा भी था, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको छोड़ना नहीं है तुमने। उठो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कहां जाना है और कहां बैठकर पढ़ना है। उस शख्स के सामने आते ही हम शायद ऐसे बन जाते थे जैसे रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हो और हम रोबोट हों, जो वो बटन दबाएगा हम वही करेंगे। हम अपनी जगह से खड़े हो गए। हम 5 दोस्त। अब वो चादर जो हमारे सरों पे थी, ऐसा लगा जैसे वो गायब हो गई हो, और वो आगे आगे चल रहा है और हम उसके पीछे चलते हुए जा रहे हैं। गली में बिल्कुल खामोशी है, वरना इस वक्त भी गली में कोई ना कोई आ रहा होता था, कोई जा रहा होता था, किसी दरवाजे से कोई आवाज आ जाती थी, किसी घर से बोलने की आवाज आ जाती थी। इस लम्हे तो ऐसा महसूस हो रहा था पूरी गली में एक ऐसा सन्नाटा है जैसे हमारे घरों में मौजूद हमारी माएँ बहनें और जो बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, वो भी बिल्कुल खामोश हो गए हों, जैसे सो गए हों, जबकि सोने का टाइम तो था ही नहीं। अभी तो लोग कुछ खाना खा रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई बैठे होंगे, गप्पे मार रहे होंगे, लेकिन पूरी गली इस अंदाज में, घर हमारे हैं, गली हमारी है, लेकिन इर्द गिर्द कोई बशर की आवाज ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे आधी रात हो गई हो और आधी रात को एक खामोशी सुनाई देती है, दूर किसी कुत्ते के सिर्फ कभी कभी भौंकने की आवाज आ जाती है। ऐसा ही मंजर था, जबकि टाइम अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ था। हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो चलता चलता जब गली खत्म हो गई तो वो उस हिस्से की तरफ जा रहा था जो वीरानी वाला हिस्सा था। आगे एक नहर आती थी, उस नहर के साथ ही एक ऐसी जगह थी जहां पे ऊंची झाड़ियां थीं, और झाड़ियों के नीचे जब आप उतर जाते थे तो वहां पे एक ऐसी बैठने की जगह थी जहां पे आप बैठे होंगे तो आपको कोई देख नहीं सकेगा, क्योंकि हम इसी गली में, इसी मोहल्ले में रहते थे। वो सारी जगह हमारी देखी हुई थी, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी कि जब आपकी गली खत्म होती थी तो जब चलते हुए आप उस वीराने की तरफ जाते थे तो शुरू शुरू में ही लोग घरों का कचरा फेंकते थे। जो भी रोजाना की बुनियाद पर सफाई की, कचरा जमा हुआ तो कूड़ेदान तो होते नहीं थे, वो सारा कूड़ा उठाकर उसी जगह पर फेंकते थे। तो हमने उस कूड़ेदान को, कूड़े को क्रॉस किया जिसका ढेर लगा हुआ था, और आगे वो झाड़ियां थीं। लोग, रात को तो कोई भी नहीं आता था, एक वीराना था, यहां पे झाड़ियां थीं और स्मेल होती थी, कूड़ा पड़ा होता था। दिन के टाइम, सुबह के टाइम, शाम तक लोग आते थे, कूड़ा फेंक के चले जाते थे, लेकिन हम उससे भी आगे चले गए। जब हमने उस कूड़े को क्रॉस कर लिया तो चलते चलते हम उन झाड़ियों तक पहुंचे जहां पे बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं, जहां पे रात को जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। उन झाड़ियों के अंदर से हम गुजरना शुरू हो गए। दिन को तो शायद हम गुजर जाएं, वो भी देखभाल के, रात को तो डर होता है सांप बिच्छू कोई मखलूक ही ना हो। हम झाड़ियों, वो पहले वो गुजरा और हम उसके बिल्कुल पीछे चले गए। जब झाड़ियों को हमने क्रॉस कर लिया तो अंदर हम उतर गए, नीचे जाकर हम बैठ गए। उसके कहने पे उसने कहा बैठ जाओ, हम लोग बैठ गए। तभी उसने कहा ये लो एक तस्बीह। वो एक इतनी बड़ी तस्बीह बनी हुई थी जिसके ऊपर 1000 के करीब शायद दाने होंगे, या कितने दाने थे हमें ये भी नहीं पता। असल में हम उस एक शहर में थे, जादू में थे, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये याद है तस्बीह बहुत बड़ी थी। हमने इतनी बड़ी तस्बीह नहीं देखी थी। उसने कहा इस तस्बीह को इतने दफा पढ़ना है, पढ़ो मेरे सामने। लाइन उसने दोहराई और हम रोबोट की तरह वो लाइन दोहराना शुरू हो गया। उसने हाथ का इशारा किया, बस ठीक है, याद है ना, फिर से पढ़ के दिखाओ। हमने फिर से पढ़ के दिखाया। उसने कहा बस ठीक पढ़ा तुम लोगों ने। अब 1000 दफा इस लाइन को
पढ़ना है तुमने, और इकट्ठे, मैंने जैसे कहा था, रोज यहां आओगे और इकट्ठे यहीं बैठ के पढ़ोगे। अब तुम लोगों ने नागा नहीं करना, समझ लगी है? जी, अब मैं चलता हूं। जाने से पहले फिर उसने अपने हाथ, खाली हाथों को हमारी तरफ जैसे ही बढ़ाया, हम समझे हाथ मिलाने लगा है, लेकिन खाली हाथ के अंदर 100 रुपया आता गया। पहले लड़के को उसने 100 दिया, दूसरे को 100 दिया, तीसरे को 100 दिया, चौथे को, पांचवें को, 5 लड़कों को 100 दे दिया उसने। 500 बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। और जैसे ही उसने दे दी, अब वो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूं, तुम लोग पढ़ो, नागा मत करना। हमने कहा जी नहीं करेंगे। दिमाग में परियां, ऊपर से उसका एक जादू, एक सहर। वो बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो हम में से एक दोस्त हमारा, जिसका उन्होंने नाम लिखा है शाहिद, शाहिद ने कहा यार तुम लोग पढ़ो, मैं बाहर खड़ा होता हूं, पहरा देता हूं, ये ना हो कोई यहां पे आ जाए। अगर कोई आ गया, उन्होंने देख लिया हम यहां सारे बैठे हैं, तो फंस जाएंगे, कहेंगे क्या कर रहे हो। तो बाकियों ने भी कहा हाँ ठीक है। पता नहीं कैसे शाहिद का सहर टूटा, जादू टूटा, क्या हुआ कि वो हम में से निकल कर बाहर खड़ा हो गया, और हमने भी सर हिला दिया हाँ ठीक है। और वो खड़ा तो साइड पर था, लेकिन ऐस जगह पे खड़ा था कि कोई दूर से आता तो शाहिद उसको आता हुआ देख लेता, लेकिन दूर से आता हुआ इंसान शाहिद को नहीं देख सकता था। वो झाड़ियों की ऐसी जगह पे खड़ा हुआ था। हम 4 दोस्त बैठ गए, गुलाम फरीद, तसद्दुक और शाहिद बाहर खड़ा है, शुबाद और अरशद, जमील, गुलाम फरीद और तसद्दुक चौथा, इनमें से कंफ्यूजन है, उन्होंने आगे 5 लफ्ज लिखे थे, शोबाज और अरशद, इनमें से कोई एक होगा। हमने पढ़ना शुरू कर दिया। उस तस्बीह के ऊपर हम पढ़ते जा रहे। वो अजीबो गरीब एक लाइनें थी, वो लफ्ज हमने उससे पहले कोई नहीं सुने थे। शुदाहा, पता नहीं अजीब से लाइनें थी। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। जमील क्योंकि हम में से ज्यादा वो था, पढ़ते 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 वो 1000 की गिनती मुकम्मल हो गई। जैसे ही 1000 की गिनती मुकम्मल हुई तो वो तस्बीह जमील को ही देकर गया था। यूं समझिए सिक्का भी वो जमील के पास था, जो चांदी का था। वो लिखना भूल के कहानी में, वो चांदी का सिक्का उसके पास रहा, क्या हुआ वो आगे मैं आपको बताता हूं। तो जमील को ही वो हेड बनाकर गया था, जमील के पास ही वो तस्बीह थी, और जमील वो पढ़ता गया, हम उसके पीछे पढ़ते जाते। जमील पढ़ता जाता, हम पढ़ते जाते, यानी कि गिनती वो कर रहा था और साथ साथ हम पढ़ रहे थे। 1000 की गिनती मुकम्मल हो गई। हमने कहा गिनती मुकम्मल हो गई, उठो। हम लोग वहां से खड़े हुए कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। शाहिद जो बाहर पहरा दे रहा था, उसने कहा चलो, और यूं हम चलते हुए अपने घर आ गए। किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कहां थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि हमें बहुत लेट नहीं हुई थी। और जब इस दफा हम गली के अंदर पहुंचे तो अब ऐसा लगता था कि गली के अंदर से आवाजें भी आ रही हैं, लोग आ जा भी रहे हैं, घरों से भी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई खाने पकाते हैं, खुशबू आती है, जैसे एक हलचल सी होती है मोहल्ले में, गली में। सब कुछ वैसा था। लेकिन जिस वक्त वो शख्स आया था उस वक्त वीरानी छा गई थी। और उसके बाद हमारी रूटीन बन गई। रोज जाते, हम उसी जगह पे पहुंचते, हम पढ़ाई करते, घर वापस आ जाते। हम जाते, पढ़ाई करते, वापस आ जाते। ये शायद, मैं भूल रहा हूं, उन्होंने तो परफेक्ट लिखा था, 11वां दिन था कि हम वहां पढ़ने के लिए पहुंच गए। शाहिद बाहर खड़ा पहरा दे रहा है, जमील, गुलाम फरीद और तसद्दुक और एक चौथा शोबाज या अरशद में से कोई, ये बैठे पढ़ रहे हैं। एकदम से पढ़ते पढ़ते तसद्दुक जो बैठा हुआ था, उसने एकदम से ऐसे छलांग लगाई जैसे किसी चीज ने उठा के उसको पटक दिया हो। वो उड़ा है बकायदा अपनी जगह से, एकदम से उछला है, और इस अंदाज में उसने छलांग मारी है ऊपर। इंसान छलांग लगाएगा तो हाथों का सहारा लेगा अपने आप को उठाने के लिए, खुद से तो उठ नहीं सकता, बैठा हुआ चौकड़ी मार के। तो उछला है हमारा, बकायदा हमारी आंखों ने देखा, उसने एक छलांग से मारी है, उछला है, और इतना ऊपर गया है कि जब वापस गिरा है तो सर के बल गिरा है, उसकी कमर पे भी चोटें आई हैं, और धज की इतनी जोर की आवाज आई है कि उसका सर बकायदा फट गया है, उसके सर से खून निकलने लगा है, और गिरते ही वो बेहोश हो गया है।
हमने क्लियर उसको देखा था, किसी चीज ने उसको उठा के ऊपर फेंका था, उड़ता हुआ ऊपर गया और जब नीचे गिरा है सर और कमर की चोट की वजह से बेहोश होके आए। उठाओ उठाओ, इसको क्या करें, वो इसके घर वालों को बुलाओ। शायद जो बाहर पहरा दे रहा था भागा कि तसद्दुक को चोट लग गया, तसद्दुक बेहोश हो गया। उसके घर वाले आ गए, मोहल्ले के कुछ और लोग भी आ गए, तसद्दुक को वहां से उठाया गया। वो बेहोश था। उसके घर वालों को तब चढ़ गई कि इसका मतलब है तुमने तसद्दुक को मारा है। वो ये समझ रहे थे कि हमारे बीच में कोई लड़ाई हुई है। उसके सर के नीचे से खून बह रहा था, उसको कमर पे बाजू पे काफी ज्यादा चोटें आई थी और वो बेहोश था। जैसे ही उन्होंने तसद्दुक को उठाया बेहोशी की हालत में, तो बोले किसने मारा है इसे? हमने कहा जी हमने नहीं मारा। कहते तो और कैसे ये गिरा है? तुम्हारे साथ ही तो था, और कौन है इस वीराने में? ये होश में आ जाए, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम लोग। उसको अस्पताल तो लेके गए, लेकिन फैसला कर चुके थे कि जैसे ही हमारा बच्चा होश में आएगा हम इन लड़कों को नहीं छोड़ेंगे कि देखो यार, यार दोस्त थे, किसी बात पे झगड़ा हो ही गया होगा, लेकिन इतने जोर से उसको मारा है, सर फाड़ दिया बच्चे का। और अस्पताल में उसको अच्छी खासी चोटें थी, वो होश में नहीं था। डॉक्टर कोशिश करते रहे, खैर जैसे कैसे वो होश में आ गया। अब उसके वालिदैन उससे पूछ रहे थे बताओ किसने मारा है, कि दोस्तों में से जिसके साथ भी तुम्हारी लड़ाई हुई है उसका नाम लो। उसने कहा जी नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। उन्होंने कहा अच्छा, इतनी चोटें लग गई, दोस्तों ने तुम्हें इतना फेंटा लगाया और तुम फिर भी उनको बचा रहे हो? उसने कहा नहीं, उन्होंने मुझे वाकई नहीं मारा। हम बैठे हुए बातें कर रहे थे कि एकदम से मैं पता नहीं क्या हुआ है, मैं ऐसे उठाऊं और मैं गिर गया हूं। वालिदैन इस बात को मानने को कहां तैयार थे। काफी ज्यादा उससे पूछा गया, उसने बार बार एक ही बात दोहराई कि नहीं मुझे किसने नहीं मारा, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी थी, वो चल फिर नहीं सकता था, उसको इतनी चोटें आई थी। हम तो वैसे ही डरे फिर रहे थे कि हमारा नाम, वालिदैन कह रहे थे उसके तसद्दुक के वालिदैन कि एक दो होश में आते तुम्हें बताते हैं तुम में से जिसने भी उसको मारा है वो इतना भी मारता है कि उसको मारते मारते बेहोश कर दिया तुमने, उसका सर फाड़ दिया है। अब वो बिस्तर पर था, बाहर चल फिर भी नहीं सकता था, हमारे पास भी नहीं आ सकता था, और हम डरे रहे कि कैसे उसकी खैरियत पता करें, क्योंकि उसके घर वालों ने कहा था खबरदार तुम इसके पास ना आना, हमें पता है तुम्हें बचा रहा है, तुम में से ही किसने मारा है, आज नहीं तो कल ये बता तो देगा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब रात आ गई। हाँ भाई क्या करना है? दोस्त बोले यार जाना तो पड़ेगा। तुम्हें पता है उसने क्या कहा था आखिरी दफा जब हम गली में बैठे थे? उसने कहा था तुम्हें दौलत हासिल करनी है ना, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, तुम सबके घर वालों को मार दूंगा। गुलाम फरीद तेरे घर में जितने भी लोग हैं उन सबको मार दूंगा। जमील तेरे घर में जितने भी लोग हैं सबको मार दूंगा। और नाम ले लेके उसने सबको कहा था, क्योंकि हम हैरान इस बात पे थे जब हम पहली दफा उस ग्राउंड में उस शख्स के पास गए थे, जब हम उसके करीब पहुंचने लगे थे, जो 3-4 लड़के पहले बैठे थे उसको उसने जाने के लिए कह दिया था, तो हमारे पहुंचते ही उसने हमारा नाम ले लेके बात की थी। हमने उसको अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन हमारे सामने बैठते ही उसने कहा था गुलाम फरीद, अरशद, शोबाज, तसद्दुक, जमील बैठ जाओ। और वो जानता था जमील कौन है, तसद्दुक कौन है, शहबाज कौन है, गुलाम फरीद कौन है। हम तो कायल हो गए थे उसके कि वो कोई जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर, कोई बहुत पहुंचा हुआ इंसान जो हमें वाकई ताकत दे सकता है। और जब हम घर पहुंच गए थे और पढ़ना भूल गए थे और हमारे सर के ऊपर चादर आई थी, तो उसने धमकी दी थी कि मैं अगर तुम्हें परियां दे सकता हूं तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे घरों वालों को मार भी सकता हूं। और उस वक्त भी जब उसने हमें हाथ बढ़ा के पैसे दिए थे तो उसके हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं था उसके हाथों में, फिर भी उसने हमें पैसे पकड़ाए थे। तो हम जान चुके थे कि वो वाकई ताकतवर है, उसके पास कुछ ऐसी ताकत है, वो वाकई हमारे घर वालों को मार देगा। हम डर गए थे। और जब तसद्दुक के साथ वाकया हुआ तो हम अगले दिन परेशान थे क्या करना है। तो जमील बोला वो हमारे घर वालों को मार देगा, हम पीछे नहीं हट सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें जाना होगा, हमें अपने घर वालों को बचाना होगा। और अगर हम पढ़ने में कामयाब हो गए तो परियां भी हमें मिल जाएंगी। तो हमें अब परियों से ज्यादा अपने घर वालों को बचाने की फिक्र थी कि वो हमारे घर वालों को मार देगा। यूं अब हम 4 दोस्त उस जगह पर पहुंच गए। तसद्दुक बेड रेस्ट पे है, वो नहीं आ सका। हम 3 लोग पढ़ने के लिए बैठ गए और शाहिद उसी तरह बाहर खड़ा हो गया कि मैं पहरा दूंगा, उसका काम पहरा देना था।
शाहिद बाहर पहरा दे रहा है और हम बाकी तीनों दोस्त अंदर बैठ गए पढ़ने के लिए। हमने पढ़ना शुरू कर दिया। शायद मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था 5वें दिन तसद्दुक के साथ ये वाकया हुआ था, उछलने वाला, मेरे ख्याल में अब मुझे याद है 5वें दिन तसद्दुक के साथ ये वाकया हुआ था। अब हमने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। अगली रात बिल्कुल सही गुजरी, वो रात भी खैरियत से गुजर गई, उससे अगली रात भी खैरियत से गुजर गई। ये तकरीबन 11 रातें हमारी खैरियत से गुजर गई। अगली रात हम फिर से पढ़ने के लिए उस जगह पर पहुंच गए। हम 3 लोग अंदर बैठ गए और शाहिद बाहर खड़ा हो गया। लेकिन आज हैरान कुन बात यह थी कि जैसे ही हम घर से निकले थे, आसमान सारा दिन क्लियर था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जैसे ही हम शाम को बाहर निकले कि चलो, तो आसमान की तरफ देखा तो ऐसी काली घटाटोप घटाएं छाई हुई थी, ऐसे काले स्याह बादल आए हुए थे, इतनी जोर जोर से बिजली गरज रही थी, ऐसे बिजली चमकती और एक जोरदार धुज आवाज पैदा होती जैसे कोई धमाका हुआ है बिजली का। और मुसलसल खौफनाक मौसम था जो ऊपर की तरफ देखते हुए भी डर लग रहा था कि आज तो ऐसा बरसेगा, ऐसा बरसेगा, ऐसी तूफानी बारिश होगी कि जल थल हो जाएगी हर जगह पे। लेकिन हमें पढ़ना था। हम चलते 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 उस जगह पे पहुंच गए और जैसे ही हम उस झाड़ियों को क्रॉस करके नीचे बनी हुई जगह के अंदर पहुंचे तो तेज बारिश होनी शुरू हो गई। ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी तेज मूसलाधार बारिश कि हमने जिंदगी में इससे पहले बारिश नहीं देखी थी। और सिर्फ बारिश नहीं थी, आसमान तो ऐसे चमक रहा था, बिजली ऐसे चमक रही थी, एक सिमतनी सामने चमकती तो कभी लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से, कभी पीछे से, यानी कि बिजली तो सांस ही नहीं ले रही थी। वरना जब बिजली चमकती है तो कुछ देर के लिए गैप आ जाता है, फिर चमकती है। उस रात तो बिजली पे बिजली, बिजली पे बिजली ऐसी चमक रही थी कि हम शायद डर जाते, बेहोश हो जाते इस खौफनाक मौसम से। लेकिन हमें अपने वालिदैन को बचाना था। हम बैठे पढ़ रहे हैं और जो मूसलाधार बारिश हो रही है, हम जिस जगह पे बैठे हमारे ऊपर कोई दरख्त नहीं है, कोई शेड नहीं है कि हम बच सकें। लेकिन हैरान कुन तौर पे इर्द गिर्द बारिश हो रही है, हमारे उस एरिया के ऊपर बारिश नहीं हो रही, एक कतरा भी हमारे ऊपर नहीं गिर रहा। यानी इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज बिजली भी चमक रही है, गड़गड़ाहट है बादलों की, ऐसी गड़गड़ाहट के दिल दहल जाए, खौफनाक गड़गड़ाहट होती है। और 14-15 साल के बच्चे तो वैसे ही डर जाते हैं जब बादल इतना ज्यादा गड़गड़ाता है कि इसी वक्त बिजली गिर जाएगी। क्योंकि जब बादल बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हों और बिजली भी चमक रही हो बार बार, तो आप पे बिजली गिर सकती है। हमें भी ऐसा खौफ था। लेकिन हमने जब ये देखा कि चारों तरफ जोर शोर से बारिश हो रही है, सिर्फ एक इतना सा एरिया जहां पे शायद खड़ा है बाहर और अंदर हम बैठे हैं, हमारे ऊपर बारिश नहीं आ रही, छतरी ऊपर कोई भी नहीं है, शेड ऊपर कोई भी नहीं है, दरख्त ऊपर कोई भी नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर बारिश नहीं आ रही। हम इस मंजर को देख के हैरान रह गए। हम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। अभी गिनती 1000 की मुकम्मल हुई नहीं थी कि एकदम से वो जो हमारे करीब झाड़ियां थीं, उनमें एक ऐसा शोर सा पैदा हुआ जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। अजीबो गरीब सा शोर था, लेकिन ऐसा शोर था जैसे जो ऊपर आसमान पे बादल कड़कड़ाहट की आवाज से गूंज रहा था, ऐसी खौफनाक बादल की आवाज थी। उससे भी ज्यादा एक ऐसी आवाज जैसे किसी ने उससे भी बड़ा बम फोड़ दिया हो। उस जगह पे जो झाड़ियां थी, ऐसी खौफनाक सी एक आवाज आई, गड़गड़ाहट की आवाज आई कि उसी लम्हे देखते ही देखते इतनी जोर शोर से वो झाड़ियां फट गईं। और झाड़ियां न सिर्फ फटी बल्कि उन झाड़ियों के उस जोर धमाके से जैसे ही झाड़ियां फटी हैं, फटते ही उसमें से आग इस अंदाज में बरसी है जैसे आज वो कहते हैं, उस वक्त हमें समझ नहीं आई थी, छोटे थे, आज समझ आया। हमने देखा है जब पहाड़ के अंदर से लावा फटता है, लाल रेड कलर का लावा जो सबको बहा के ले जाते हैं, वो झाड़ियां इस अंदाज में फटी थी और आग इस अंदाज में, गाढ़ी आग निकली थी कि उसने चारों तरफ, उस आग ने लपेट में ले लिया। एक गाढ़ी आग और एक भयानक सी आवाज, और चारों तरफ वो आग जब फैल गई है तो हम उस आवाज से, उस गड़गड़ाहट से और उस खौफनाक सी आग को देख के ऐसे हमारे दिल दहले हैं कि हम बेहोश हो गए हैं।
लेकिन शायद क्योंकि बाहर खड़ा था, झाड़ियां हमारे इर्द गिर्द थी, उसने जैसे ही आग को लगते हुए देखा, झाड़ियों को फटते हुए देखा, तो उसने दौड़ लगा दी। हम बाकी तीनों वहां पे बेहोश हो गए। शायद दौड़ते दौड़ते गली तक पहुंच गया। उसको सांस चढ़ी हुई थी। जब उस गली में पहुंचा तो सबको उसने बुलाना शुरू कर दिया, मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सारे जमा हो गए। क्या हुआ? उसने कहा वो मर जाएंगे, वहां आग लग गई है, वो सब बेहोश हो गए हैं। गली के लोग भागते हुए आ गए। जब वहां पहुंचे तो हम तीनों बेहोश पड़े थे। जब तसद्दुक को उठा के किसी चीज ने फेंका था तो तसद्दुक से उन्होंने पूछा था कि क्या हुआ है, तो तसद्दुक ने जो कहानी सुनाई तो उसने कहा था किसी चीज ने मुझे उठा के फेंका है। हम यहां बैठे कुछ पढ़ रहे थे तो उस वजह से उस चीज ने मुझे उठा के फेंका है। तो घर वाले उसकी बात को झूठ समझे थे कि दोस्तों को बचाने के लिए, कि दोस्तों को हम पकड़ के मारेंगे क्योंकि दोस्तों ने उसको पीटा था, तो इसलिए ये झूठ बोल रहा है। कहां ये बैठ के पढ़ेंगे और कहां किसी चीज ने इसको उठा के फेंका होगा। वो सच कह रहा था। जो उसने फौरी तो नहीं बताया था, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसने बता दिया था कि हम वहां बैठे कुछ पढ़ रहे थे, पढ़ने की वजह से किसी चीज ने मुझे फेंका है। लेकिन घर वाले ये समझे थे ये झूठ बोल रहा है। अब हम बेहोश पड़े थे। हमें तीनों को उठाया गया, अस्पताल लेकर गए। हम तीनों को होश आ गया। और जब घर वालों ने हमसे पूछा क्या हुआ था, तो हमने वही कहानी सुनाई जो तसद्दुक ने सुनाई थी, कि हम पढ़ रहे थे कि पढ़ने के दौरान एकदम से आवाज़ पैदा हुई है और इस तरह लावे की तरह आग निकली है और उसने चारों तरफ से हमें अपनी तरफ से लपेट लिया। वो बहुत खौफनाक आग थी और उसके बाद हमें कोई होश नहीं रहा। अब हम तीनों वही कहानी सुना रहे थे जो तसद्दुक ने भी सुनाई थी और शाहिद ने भी यही कहानी सुनाई थी, जो बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। घर वालों को मानना पड़ा कि अब सब कैसे झूठ बोल सकते हैं। खैर, होश में तो हम आ गए। अस्पताल से फारिग हो गए। जब घर पहुंचे तो मस्जिद के कारी साहब को बुलाया गया कि कारी साहब, बच्चों ने ये वाकया सुनाया है, आप देखें। हमने सिर्फ इतना बताया था कि हम कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये हुआ है। वो जादूगर, वो भयानक शख्स, उसकी कोई बात हमें याद ही नहीं हो जैसे। कारी साहब ने कुछ देर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद बोले, नहीं, ये जो कुछ भी है मेरे इल्म से बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, एक शख्स को मैं जानता हूं जो अमलियात जानते हैं, रूहानी शख्स हैं, बिल्कुल अल्लाह वाले हैं, आप उनके पास जाएं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। यूं जमील, गुलाम फरीद और उनमें से एक जो शोबाज या अरशद था, तीनों को लेकर सबके घर वाले उस अल्लाह वाले के पास पहुंच गए। वो महीने में 1 दिन के लिए आते थे। जिस जगह पर बैठते थे, वो मुख्तलिफ शहरों में फिरते रहते थे, उस शहर में 1 दिन के लिए आते थे। जिस दिन उन्हें आना था हमें लेकर चले गए। उनको जब सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग अभी जाओ, मैं अभी तुम्हारा काम नहीं करूंगा, पहले मैं पढ़ूंगा फिर तुम्हारा काम देखूंगा। घर वालों ने कहा, जी बच्चों की हालत ऐसी है, वो खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, कुछ तो तावीज़ दे दें, कुछ तो पढ़ के दे दें, कुछ तो कर दो। उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, कहा नहीं, जाओ, तुम्हें अभी जाओ, अभी जाओ, यहां रुको भी मत। घर वाले वापस आ गए, परेशान हो गए कि यार कैसा अजीबोगरीब मामला हो गया, करें तो क्या करें। ठीक 3 दिन के बाद वो अल्लाह वाले, उन्होंने नाम नहीं लिखा, मस्जिद पहुंच गए। कारी साहब से आके मिले कि उन सबको बुलाओ। सबके घर वालों को बुला लिया गया, जमील को भी, गुलाम फरीद को भी और उस लड़के को भी बुला लिया गया। सामने वही अल्लाह वाले बैठे थे। वो बोले, मैं पढ़ाई कर रहा था ताकि पढ़ाई करके जो भी है मसले को पहले समझ सकूं, देख सकूं, उसके बाद इस मसले को हल करूंगा। तो मैंने पढ़ाई कर ली है, इन तीनों को मेरे सामने बिठा दिया जाए। हम तीनों को उनके सामने बिठा दिया गया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। अब जो कुछ हमारे ऊपर बीती, जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमें किसी बात का कोई होश नहीं। यह हमें बाद में घर वालों ने बताया। वो पढ़ते रहे, यहां तक कि हम तीनों की हालत ऐसी होगी कि बैठे बैठे हम अपनी जगह पे कांपना शुरू हो गए और कांपते कांपते जमील के अंदर बकायदा ज्यादा कपकपाहट आ गई। उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी और इतना उसके अंदर ताकत आ गई कि उस अल्लाह वाले के जो 3-4 अपने मुरीद थे, हट्टे कट्टे, सेहतमंद से, ताकत थे, उन्होंने जमील को पकड़ा। तो जमील एक लड़का था लेकिन वो हार्डी बॉडी वाले तकड़े थे। जमील के अंदर ऐसी ताकत थी, वो 2-3 पकड़ते, वो उनको उठा के फेंकता और वो दूर जा गिरते। ये देख के मोहल्ले वाले भी सारी परेशान हो गए कि ये तो बात ही कोई और है। एक जमील लड़का है,
15 साल का, 16 साल का, उसके अंदर इतनी ताकत कि 3-4 बंदे उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पीर साहब पढ़ते रहे यहां तक कि जमील के अंदर हाजिरी हो गई और उसके मुंह से जो अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी, उसके अंदर एक वही आवाज सुनाई दी जो अगर हम होश में होते तो पहचान लेते, जो उसी बीन वाले शख्स की आवाज थी जिसका कद 8-10 फुट लंबा था, जो काला स्याह था, जिसका चेहरा इतना बड़ा था जैसे 3 चेहरों को आपस में मिलाया जाए तो इतना बड़ा एक चेहरा बनता है, और उसकी आंखें और सिर्फ दांत सफेद नजर आते थे और बाकी कुछ भी नहीं, वो काला स्याह था, भयानक सा। उसी की आवाज आई, तू मुझे क्यों बुला रहा है? तूने मुझे मेरे अमल से रोक के यहां बुलाया है, तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे बुलाने की? बोल, क्या चाहता है तू? हल्ले वाले सारे परेशान, काफी एक, जब वो 3 लड़के हैं, उनके घर वाले हैं और बाकी मोहल्ले वाले भी देखने के लिए ऐसी जगहों पे तो इकट्ठे हो जाते हैं, और तो मजमा लगा हुआ है। तो वो बोले, कौन है तू और तूने क्या बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है? क्या इनसे काम कराया है कि एक पहले ही उछला है और उसको सर पे और जिस्म पे चोटें आई हैं और ये तीनों खौफ से बेहोश हो गए हैं? तू कौन है? बता, क्या चाहता है और तेरा इन लड़कों से क्या ताल्लुक है? तभी वो चुप हो गया। तो उन्होंने फिर कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उस पे पानी का छींटा मारा तो जमील फिर से बोला, मैं एक जादूगर हूं, तुम इंसानों में से नहीं हूं, लेकिन एक बहुत पहुंची हुई चीज, एक पहुंची हुई हस्ती। मेरा ताकत, मेरा इल्म इतना है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे साथ लड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दूंगा। इन्होंने मेरा नुकसान किया है। मैं एक अमल कर रहा था, एक ऐसा अमल जिसकी मुझे कई सालों से ख्वाहिश थी कि मैं सीखते सीखते जादू के एक ऐसे दर्जे पे पहुंच जाऊं जहां पे मैंने वो अपना आखिरी अमल करना था जो बहुत ही ताकतवर अमल था, और मैं अपने उस अमल के लिए एक दिन का इंतखाब कर चुका था जब मुझे अमर होना था। और वहीं उस ग्राउंड के अंदर मैंने 3 लड़कों का भी बंदोबस्त कर लेना था। मेरा अमल यह था कि उस अमल में मुझे 3 लड़कों की बलि चढ़ानी थी, 3 लड़कों को कत्ल करना था, 3 लड़कों का खून चाहिए था। और जब मैं उन 3 लड़कों को मार देता, उनका मुझे खून मिल जाता, तो मेरा अमल वो मुकम्मल हो जाता। अब मैंने अपने उस अमल को मुकम्मल करने के लिए एक दिन का इंतखाब किया, और जब वहां पे मजमा लगा तो 3 लड़के भी मैंने अपने जादू से अपने लिए बुला लिए। मैं अपना अमल तकरीबन मुकम्मल ही करने वाला था, लेकिन ये चलते हुए खुद ब खुद मेरी तरफ आना शुरू हो गए। अगर ये ना आते तो उसी लम्हे मैं अपना अमल मुकम्मल कर चुका होता, क्योंकि सब जा चुके थे और मैं उन तीनों को मार के उनके खून से अपना अमल मुकम्मल कर लेता। लेकिन इन लड़कों ने वहां पहुंच के मेरे उस अमल को खराब कर दिया। ये आखिरी लम्हे पे पहुंच गए, ऐसे लम्हे पे पहुंचे जहां मैं आखिरी अपना पढ़कर और उन पे फूंकने वाला था और उनको मार के उनके खून से अमल बिल्कुल मुकम्मल करने वाला था। लेकिन ये जैसे ही पहुंचे मेरा अमल टूट गया और मैं समझ गया आखिरी लम्हे पहुंचने पे इन्होंने मेरे अमल को तोड़ दिया है। उसी वक्त मैंने फैसला कर दिया ये मैं फिर से अमल करूंगा, और अब इनको जाने देता हूं। ये जो आए हैं इनमें से 3 को मारूंगा और इनके खून से अमल करूंगा। मैंने उसी वक्त उनको भेज दिया और इनको बिठा दिया, और उसके बाद मैंने इनसे कहा तुम्हें दौलतमंद होना है तो पढ़ो, ये पढ़ते रहो, तुम्हें सब मिलेगा। ये वहां से तो चले गए, लेकिन ये नहीं जानते थे मैं इनके पीछे था। और जब मैंने देखा इतने दिनों से नहीं पढ़ रहे, तो फिर मैं इनके मोहल्ले में पहुंचा और मैंने इनसे कहा मेरे अमल को मुकम्मल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। अगर तुम्हें मैं दौलत दे सकता हूं, अगर मैं तुम्हें परियां दे सकता हूं, तुम्हारे घर वालों को भी मार सकता हूं। अब असल में यह था कि मुझे अब जो अमल दोबारा करना था, आधा मुझे करना था और आधा मैंने इनसे करवाना था, क्योंकि आखिरी लम्हे अमल जब मुकम्मल होने वाला था और ये पहुंच गए थे और इनके पहुंचने से मेरा अमल खत्म हो गया था, तो अब सारा अमल मैंने नहीं, आधा मैंने और आधा इन्होंने उस शैतानी अमल को करना था। तो मैं इनके मोहल्ले पहुंचा और उनको लेकर गया, ऐसी जगह पर बिठा दिया जहां पे कोई भी इनको नहीं देख सकता था। और जब मैं इनके मोहल्ले में आया था तो इस मोहल्ले पे भी मैंने जादू कर दिया था ताकि बाहर कोई ना आ सके और मुझे कोई
देख ना सके। कोई आ भी जाता तो मुझे या इन लड़कों को देख नहीं सकता था। इनको लेकर मैं सीधा उस जगह पे पहुंचा। उस दिन जब तसद्दुक के साथ हुआ था, उसको उठा के किसी चीज ने पटका था, वो गलत पढ़ रहा था और उसने जान के ऐसा किया था। उसको वो वाली लाइन याद थी जो मैंने याद करवाई थी, लेकिन उसने जान के कहा था मैं जरा चेंज करके पढ़ के देखता हूं क्या होता है। तो उसने चेंज करके पढ़ने की कोशिश की थी, इसलिए किसी चीज ने उसको उठा के पटक दिया था। लेकिन ये पढ़ते रहे। वो आगे अल्लाह वाली जो हस्ती बैठी हुई थी तो बोले अगर ये पढ़ रहे थे तो फिर क्या हुआ जानते हो? जहां शैतान का अमल मुकम्मल होने वाला होता है, ये पढ़ रहे थे और सही पढ़ रहे थे। तसद्दुक ने गलती की थी, उसको सजा मिली, ये तो ठीक पढ़ रहे थे। जहां पे भी शैतान अमल कर रहा होता है तो वहां पे ऐसे कई हस्तियां मौजूद होती हैं जिनकी ड्यूटियां लगी होती हैं ऐसे लोगों से बचाना, ऐसे अमल को रोकना। वो सामने नहीं आते, लेकिन अपना जलवा नहीं दिखाते, लेकिन रोक जरूर देते हैं। और फिर वही हुआ, आग ने इन सबको अपनी लपेट में लिया और ये बेहोश हो गए। अगर वो आग अपनी लपेट में ना लेती और ये बेहोश ना होते तो ये मामला मुझ तक भी ना पहुंचता, ये मामला किसी को भी ना पता लगता। ये तो इसी तरह पढ़ते रहते। वो जो नेक हस्तियां होती हैं उन्होंने इनको रोक दिया, बेहोश कर दिया। हां, इनको नुकसान नहीं पहुंचा, खौफजदा जरूर हो गए, इनके दिमाग अजीब हो गए, लेकिन आज ये मेरे सामने हैं और इन्हीं के जरिए मैंने तुम्हें हाजिर किया है। बस एक बात जान लो, तुम्हें जाना होगा और आज के बाद तुम्हारा इन लड़कों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। और अगर तुमने फिर से इन लड़कों के साथ कुछ भी राब्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। तो वो अंदर से बोला, नहीं, इन्होंने मेरा नुकसान किया है, मेरे अमल को मुकम्मल नहीं होने दिया। अगर ये ना आते तो 3 लड़के तो मेरे पास थे, उन 3 लड़कों को मार के मैं अपना अमल मुकम्मल कर लेता। इन्होंने क्योंकि मेरा नुकसान किया है तो मेरा नुकसान भरना होगा। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अभी भी लड़ूंगा और उसके बाद भी इनको नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं इनको छोड़ दूं और लड़ाई में ना पड़ूं तो इनसे कहें, इनके घर वालों से, मुझे 3 बड़े वाले जानवर चाहिए। अगर ये लड़के नहीं तो अब मैं 3 बड़े जानवर इनसे लूंगा। और कुछ और भी उसने डिमांड की। अब वो जो अल्लाह वाले पीर साहब थे, क्योंकि अमल मुकम्मल करके आए थे, पढ़ के आए थे, उनको भी उनके अपनी ताकत का पता था और जो सामने एक जादूगर था उसकी ताकत का भी अंदाजा लगा चुके थे। तो वो बोले, हां ठीक है, अगर तुम्हें 3 जानवर पहुंचा दिए जाएं तो क्या, तो फिर अहद करने को तैयार हो? मुआहदा कर लो कि उसके बाद फिर इन लड़कों के साथ तुम्हारा कभी कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो बोला, हां मुझे मंजूर है। और फिर कल मैं दोबारा आऊंगा, मेरा हिस्सा फलां जगह पे पहुंचा देना। उनको काट के उसका गोश्त बना के और इस तरह करके पहुंचा देना ताकि वो जिनके लिए मैं अमल कर रहा था वो मुझे नुकसान ना पहुंचा सकें। ये जो 3 बड़े जानवर हैं ये उन्हीं को दूंगा ताकि मेरा अमल तो मुकम्मल अभी नहीं हुआ, लेकिन मेरी जान ना चली जाए। तो अपनी जान के बदले मैं उनको 3 बड़े जानवरों का गोश्त दूंगा, पूरा पूरा जानवर। तो उसके बाद वो मेरी जान नहीं लेंगे, वरना अगर मुझे जानवर आप नहीं देते तो वो मेरी जान लेंगे, और अगर वो मेरी जान लेंगे तो फिर मैं तो मुकाबला करूंगा, मैं लड़ूंगा आपके साथ भी, इन लड़कों के साथ भी। सब गांव वालों को, मोहल्ले वालों को भी समझ आ गई कि वो उन जिन्नात से, उस मखलूक से जान छुड़ाने के लिए 3 बड़े जानवर मांग रहा है। गुलाम फरीद कहते हैं, हमारे वालिदैन इतने अमीर नहीं थे उस वक्त कि हम उनके लिए जानवर का बंदोबस्त करते थे। जिस तरह के जानवर से मुराद है 3 बड़ी बैल या 3 बड़ी गाय, फुल मुकम्मल भरपूर। और उसने कहा था सेहतमंद, बहुत बड़ा जानवर, छोटा मोटा पतला या लागर जानवर नहीं, जो हट्टा कट्टा सही जानवर हो। उन्होंने कहा ठीक है, कल तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद हम तीनों बेहोश हो गए। वो उनसे मुखातिब हुए, हमारे घर वालों से, वो पीर साहब, जानवर तो आपको देने होंगे क्योंकि वो जादूगर है और अमल मुकम्मल नहीं हुआ। ये लड़के वाकई वहां पे पहुंच गए थे, वो शैतानी अमल करता है और वो जिन्नात उसको मार डालेंगे, उसको अपनी मौत नजर आ रही है। अगर वो जिन्नात को ये 3 जानवर दे देता है तो वो बच जाएगा, और अगर मैं कहता हूं हम नहीं दे सकते तो फिर वो कहेगा जिन्नात ने भी तो मुझे मारना है, तो वो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा।
और हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। तो आप लोग जानवरों का बंदोबस्त करें। यूं हम तीनों के वालिदैन ने पैसा इकट्ठा किया, उधर से पकड़ा, जैसे भी किया, अरेंज कर लिया। 3 बड़े जानवरों का अरेंजमेंट हो गया। 1 दिन की मोहलत भी मांग ली गई। हट्टे कट्टे सेहतमंद से 3 बड़े जानवर, जिस तरह गाय या भैंस या बैल होता है, उनके हवाले कर दिए गए। वहीं पे ही उनके जो मुरीदैन थे, चेले थे पीर साहब के, चेले नहीं मुरीदैन कहना चाहिए, उन्होंने उन तीनों जानवरों को वहीं पे ज़िबा किया। और उसके बाद बकायदा जब वो ज़िबा कर रहे थे तो पीर साहब की मौजूदगी में ज़िबा कराया गया, क्योंकि वो कुछ पढ़ रहे थे। और पढ़ने के बाद जब वो ज़िबा हो गए तो बकायदा उनको बुलाया गया जो गोश्त बनाते हैं। और यूं जैसे कुर्बानी होती है और कुर्बानी का गोश्त बनाया जाता है, उनकी खालें उतार के बकायदा 3 बड़े बड़े जानवरों के 3 हिस्से बनाए गए। यानी एक गाय या बैल थी, उसको काट के उसकी बोटियां बना के एक हिस्सा साइड पे रख दिया गया, दूसरे का दूसरी तरफ, तीसरे का तीसरी तरफ। और फिर उनको बोरियों में भरा गया। वो जिस जगह का कह के गया था, अपने मुरीदैन को उन पीर साहब ने हुक्म दिया कि उठाओ और उस वीराने में जाकर फेंकाओ। उन्होंने उन बोरियों को उठाया गया और जिस जगह पे वो पढ़ते थे, वो जो एक वीराना सा था, वहां पे उस गोश्त की बोरियों को पहुंचा दिया गया और उनसे कहा गया कि वापस मुड़ के कोई भी ना देखे। लेकिन जिस वक्त वो गोश्त को बनाया गया और काटा गया तो उन तीनों लड़कों को हाथ लगवाया गया, उन जानवरों को, और पढ़ाई की गई। एक मखसूस तरीका पीर साहब ने किया। और जिस वक्त वो गोश्त वगैरह वहीं पे पहुंचाए, अगले दिन जब लोग देखने के लिए गए दिन की रोशनी में, तो वहां पे बोरियां तक नहीं थी, बोरियां भी गायब हो गई थी। 3 बड़े जानवरों का गोश्त वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद पीर साहब ने कहा वो जादूगर चला गया है, अब उसका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आइंदा ध्यान रखिएगा ऐसा कोई भी अमल करते हुए कि आप ऐसी जगह पे, वीराने पे चले जाएं कि फिर से नुकसान हो जाए। गुलाम फरीद कहते हैं कि आज मुझे 26 साल हो चुके हैं। मैं इस वक्त ग्लासगो बरतानिया में हूं, इंग्लैंड में। और गोजरा फैसलाबाद का पूरे मोहल्ला वो जानता है, ये हमारा सच्चा वाकया वहां का छुपा हुआ नहीं है। यकीनन हमने जब मोहल्ला भी लिख दिया गोजरा में, फैसलाबाद में, कि सब जानते हैं। लेकिन आज भी मैं बाहर सेटल हो चुका हूं, आज भी मुझे लगता है मेरे ऊपर उसका जादू जो था वो खत्म हो गया था, लेकिन उसके असरात, उसकी नहूसत, उसकी मनहूसियत आज भी मेरे ऊपर है। हम तीनों दोस्त, जमील भी, तसद्दुक चारों तसद्दुक भी, और गुलाम फरीद भी, और एक चौथा अरशद जो था, एक सिर्फ शाहिद का कहते हैं कुछ बेहतर हम में से सेटल हुआ है, वरना बाहर इतना रह के कमा के ऐसी परेशानी आ जाती है कि सब कुछ होते हुए सब खत्म हो जाता है। फिर मेहनत करता हूं, फिर सब खत्म हो जाता है, फिर मेहनत करता हूं, फिर सब खत्म हो जाता है। यानी ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी आती है जिसकी समझ ही नहीं आती। लगता है आज भी उस जादू की, उस जादूगर की, उस मनहूस शख्स की मनहूसियत जैसे आज भी कायम हो। बस ये कहानी इसलिए भेजी है मदर साहब आपको, मैं उनकी आवाज़ सुना देता आपको, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं बताया नाम और सही बताना है या फर्दी बताना है, मैंने तो सही बता दिए हैं। वो कहते हैं कि इस कहानी का मकसद भी यही था, ज़रूर आगाही दीजिएगा लोगों को। हम छोटे थे, उसके शहर में इसलिए चले गए कि हम रात को अंधेरे में एक ऐसी जगह पे भटक रहे थे जहां पे हमें चले जाना चाहिए था। जब लोग सारे जा रहे हों तो वहां पे रुकने की तुक नहीं बनती थी। एक दोस्त के कहने पे हम रुक तो गए, वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो इतना जरूर कहूंगा मैं आप लोगों से भी, याद रखिएगा, अगर आप वीरानों से डरते नहीं हैं और कोई भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप वहां पे अपना हिफाजती हिसार बांध लेते हैं, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हिफाजती हिसार भी बांधना नहीं जानते, दायरा कड़ा लगाना भी नहीं जानते, और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, तो फिर आपका बहादुर होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहादुर नहीं हैं, ऊपर ऊपर से जाहिरी तौर पे अपने आप को बहादुर कह रहे हैं, अंदर आपको डर महसूस हो रहा है, याद रखिएगा इस कहानी का मैं जो मैंने शुरू में कहा था मेरा मैसेज होगा, उन्होंने भी मैसेज दिया है। असल चीज जो आपको नुकसान पहुंचाती है वो आपका अंदर का डर होता है।
जिन्नात, जादू, जितनी भी मखलूकात हैं, अगर आपके अंदर डर खौफ नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप डरते हैं, आपका ऑरा के जो कलर होते हैं, उन कलर में से वो कलर जो डर को एक्सप्लेन करता है, यानी जब आप डर रहे होंगे तो आपके जिस्म में से वो कलर निकल रहा होता है। जैसे मैंने पढ़ा था, मैं भी गलत हूं, मैं कुत्ता भी एक कलर को देख लेता है, जिसके बाद उसको पता लग जाता है ये मुझसे डर रहा है, और वो आप पे भौंकना शुरू करता है। अगर आप नहीं डर रहे तो कुत्ता भी उस कलर की वजह से। तो आपके जिस्म से ऑरा के जो कलर हैं, उसमें से जब खौफ का कलर निकलता है तो जिन्नात, जादूगर, हर तमाम ये मखलूकात ये देख लेती है कि ये डर रहा है, इसलिए वो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, शरारत भी करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डर नहीं है, आपको पता है इनकी ऐसी की तैसी, आप कह नहीं रहे, अंदर से भी आवाज आई इनकी ऐसी की तैसी, फिर बगैर दायरा कड़ा किए, बगैर पढ़े आगे चले जाइए, जिंदगी में आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपका ऑरा मजबूत होना चाहिए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका ऑरा वैसे ही बहुत ज्यादा मजबूत होता है। उम्मीद है ये कहानी, जो एक सच्ची कहानी उन्होंने मुझे भेजी, मैंने आपके साथ शेयर की, इसमें जो मैसेज था वो भी आप तक जरूर पहुंचा होगा। आप इस कहानी को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।